Hello, dear students. Welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel. Dear students, आज हम लोग समझेंगे एनिमल टिश्यू। अभी तक हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़े थे। क्लास 9th प्री मेडिकल फाउंडेशन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हर टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी करने का प्रयास करेंगे ताकि जब हम लोग नीट एग्जाम दें, जब 11th में इस चैप्टर को भी पढ़ें तो हमारा बेसिक क्लियर हो और हम क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ सकें। आइए बात करते हैं, आगे समझते हैं। कह रहा है क्या, व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग समझ रहे हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं, उसको भी समझेंगे। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है आपको एक टिपिकल ह्यूमन बॉडी। इसमें मसल्स दिख रहा है, कार्डियक मसल्स है जो हार्ट में पाया जाता है, स्मूथ मसल्स है, स्केलेटल मसल है। तो कह रहा है क्या कि व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब इनहेल करते हैं तो ये चेस्ट है, एक्सपैंड करता है, कोलैप्स करता है, फैलता है और सिकुड़ता है। इसमें हम लोग मूवमेंट देखते हैं। हाउ डू द बॉडी पार्ट्स मूव? फॉर दिस वी हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल। अब कहता है क्या कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे चेस्ट मसल्स में हमारे सीना, हमारा छाती है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। चलते हैं तो भी देखते हैं कि हमारे पैर का जो मसल्स है, जांघ का मसल्स है, वो भी कभी टाइट होता है, कभी मुलायम होता है। हाथ है, इसको अगर मोड़ते हैं तो देखिए ये जो मसल्स है, ये मसल्स, ये मसल्स टाइट हो गया और ऐसे कर दिए तो मुलायम, सॉफ्ट हो गया। फिर ऊपर की ओर खींचे, टाइट हो गया, छोड़ दिए, मुलायम हो गया। तो ये हम कह रहे हैं क्या कि हम ऐसा ये सब इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल होता है, विशेष प्रकार का सेल होता है जिसको हम लोग मसल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल सेल्स। जो मसल्स होता है ना, कहता खूब मसल्स होता है, सिक्स पैक्स एब्स आपने देखा होगा, है ना, वो मसल्स है। मसल्स क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। बॉडी का कोई भी ऑर्गन मूव कर रहा है, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो उसके लिए मसल रिस्पॉन्सिबल है। अब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, इस तरह से मूवमेंट करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपनी ओर खींचेगा और जब रिलैक्स होगा तो उसको दूर करेगा। हम लोग किसी भी ऑर्गन, जैसे मेरा ये देखिए, ये मेरा हैंड है। अब हैंड को हम ऊपर की ओर खींचेंगे तो ऊपर की ओर खींच क्यों रहे हैं? क्योंकि जो कंसर्न ये जो मसल्स है, आर्म मसल्स क्या हो रहा है, हम ये वॉलंटरी हमारी इच्छा से हो रहा है। हमको इसको ऊपर, हाथ को ऊपर की ओर लाना है। तो ऊपर लाना है तो दो तरीका, एक तो पकड़ करके सहारा लाइए, ऐसे ऊपर लाइए, ये आ रहा है, आपने ये सपोर्ट दिया, ये है, ये हो गया। या दूसरा क्या होता है, आपने इच्छा किया और क्या हो गया, जो मसल्स है अपने आप इसको खींच रहा है, यानी ये फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स क्यों लगा रहा है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है। अब जब सिकुड़ेगा तो इसका जो लेंथ कमेगा, वॉल्यूम कमेगा, एरिया कमेगा। तो जब एरिया कमेगा तो वो क्या करेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण जो हो रहा है आगे की ओर मूव कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है, सिकुड़ रहा है, फोर्स लगा रहा है, मीन्स ये सिकुड़ रहा है। सिकुड़ेगा तो जगह ये कम करेगा। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑर्गन, जब हमारा हाथ ऊपर की ओर आएगा, पास आएगा, जब रिलैक्स कर देगा फैल जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही मूवमेंट होता है। जान लीजिएगा कि बॉडी का जो मसल्स होता है, मसल्स ये दो तरह से, इसमें दो मूवमेंट होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब उसको ढीला छोड़ दिया,
रिलैक्सेशन मतलब इसको क्या कर दिया, इसको ढीला छोड़ दिया। तो जब ढीला छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, फ्री हो गया, है ना, ढीला छोड़ देना। तो जब ढीला छोड़ दिया तो क्या हो गया, ये रिलैक्स कर गया, यानी ये क्या हो गया, ये मसल से दूर चला गया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, इसको टाइट करना, अपने खींचना, पुशअप करना, है ना, पुल अप, पुल करना। इसको जब पुल करेंगे तो क्या होगा, हमारी तरफ आएगा। तो कह रहा है क्या कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल सेल्स, दीज सेल्स मीन मसल सेल्स, रिजल्ट इन मूवमेंट, है ना। यहाँ पर एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट लिखिए। यहाँ पर आपका पॉइंट हो रहा है, थोड़ा सा मैं और बोल कर रहा हूं कि द कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of the muscle cell result in वॉलंटरी मूवमेंट, या मूवमेंट ही रहने दीजिए, दोनों में वही केस होता है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन। इस स्लाइड का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्या कर रहा है कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या, द contraction and relaxation of the muscle cell result in the movement of the body organ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। ब्रीदिंग इन, जब ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। What does the oxygen, where does this oxygen go, कहा जाता है, absorbed in the lungs। पहले जो हम ब्रीद इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो जो इनहेलेटेड एयर होता है, इनहेलेटेड एयर या इनहेलेटेड ऑक्सीजन है, लंग्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। अब देखिए क्या हो रहा है, ब्रीद इन किए, ऑक्सीजन इनहेल किए, ऑक्सीजनेटेड एयर इनहेल किए, तो वह जो ऑक्सीजनेटेड एयर है, वह ऑक्सीजनेटेड एयर क्या होता है, वह ऑक्सीजनेटेड एयर लंग्स में आया, लंग्स के एल्वोली से, एल्वोली के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होता है, तो ब्लड कैपिलरीज क्या करता है, उससे ऑक्सीजन को ले लिया और वह ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है, हर एक सेल्स तक भेज दिया जाता है। सेल्स में यूज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ऑक्सीडेशन होता है, आगे समझेंगे। वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, कह रहा है सेल को ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता है ना। जो हम ऑक्सीजन इनहेल किए वो पहले कहाँ आया, ऑक्सीजन जो आपने इनहेल किया, ये ऑक्सीजन पहले कहाँ आया, लंग्स में आया, लंग्स से कहाँ आया, ब्लड में आया, ब्लड से कहाँ आया, सेल तक पहुंचा, कह रहा है ना, अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी सेल थ्रू ब्लड। कह रहा है सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड क्लू टू दिस क्वेश्चन। अब कह रहा है कि सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, तो ये फिर हम लोग सेल में पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुने थे हम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोले थे, क्या था माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या था बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस मतलब वो सेल के लिए एनर्जी जनरेट कर रहा था, फूड को ऑक्सीडेशन कर रहा था, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन यूज हो रहा था। तो टिपिकली कह रहा है कि जो एयर हम इनहेल किए, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गया, वह ऑक्सीजन
लंग्स से ब्लड में आया, ब्लड से सेल में आया और सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में आया, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका यूटिलाइजेशन हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी यूज किया, तो वही करा क्लू टू दिस क्वेश्चन, ब्लड flows and carries various substances from one part of the body to the other। अब ब्लड की बात करते हैं, ये लाइन देखिए, अभी तक कितने लाइन की बात की है, हर लाइन को एनालाइज कीजिएगा तो हर लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी को एक्सपांड करेंगे तो पूरा 3 पन्ना, इसका हम 3 पन्ना में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 3 पन्ना पूरा। तो इसीलिए जो आपका जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स होती है वो मोटी हो जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी का एक लाइन, देखिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के लाइन को समझना ही होता है। फाइनल रिवीजन के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, बाकी पढ़ने के लिए तो है। तो हम यहाँ उसी चीज को इलेबोरेट कर रहे हैं। इसमें देखिए कितने सारे पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट यहाँ आ गया कि व्हाट डू वी इनहेल, वी इनहेल ऑक्सीजन। वेयर डू इनहेलेटेड ऑक्सीजन गो, इनहेलेटेड ऑक्सीजन कहाँ जाता है, अब्सॉर्ब्ड इन द लंग्स, ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड टू सेल टू द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जो इनहेलेटेड ऑक्सीजन कहाँ गया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में गया। जो हम ऑक्सीजन इनहेल किए, ब्रीद इन किए, सांस लिए, तो वो जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आया वो कहाँ गया, तो वो गया सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तक कैसे पहुंचा, तो वो ब्लड के द्वारा पहुंचा। आगे क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस। अब ब्लड की बात आ गई, यहां लिख रहा है ना कि थ्रो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बॉडी सेल्स थ्रू द ब्लड, ये ब्लड आ रहा है ना। अब कह रहा है ये जो ब्लड है, ब्लड क्या केवल ऑक्सीजन ही कैरी करता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो सब्सटेंसेस कैरी ऑन करता है ब्लड, तो क्या केवल ऑक्सीजन ही करता है, कहता है नो, ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस। अब क्या क्या ब्लड कैरी करता है, ब्लड क्या क्या कैरी करता है, तो ब्लड कैरीज और ब्लड ट्रांसपोर्ट्स क्या क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, etc and many other substances। तो ये सब चीजें वो जो हम खाए स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल तक गया, जो फूड डाइजेस्ट हुआ, फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब किया वो ब्लड में मिला दिया गया। वेस्ट प्रोडक्ट, अब वेस्ट दो तरह का हो सकता है, सॉलिड वेस्ट तो नहीं आता, सॉलिड वेस्ट तो उसमें निकल जाता है, नाइट्रोजेनस वेस्ट जो किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है, गैसियस वेस्ट, ये सब चीजें वेरियस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। फॉर एग्जांपल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल। अब यहां पर क्वेश्चन है व्हाट डू ब्लड कैरीज, व्हाट डू ब्लड कैरी और ट्रांसपोर्ट। तो पहला क्या कर रहा है, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड, also collect waste from all parts of the body and carries them to the liver and kidney। तो पहला, और दूसरा क्या होता है, वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। दो चीज की बात कर रहा है ना, पहला ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल, वेस्ट एंड कैरी देम टू द लीवर, एंड एक और लिख लीजिएगा, लीवर, लंग्स एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। 3 जगह, लीवर, लंग्स, किडनी। लंग्स में गैसेस वेस्ट आता है, हम लोग पढ़े थे ना जब
रेस्पिरेशन की प्रोसेस है और 10th क्लास में पढ़िएगा। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, अल्वोली के पास वो ब्लड आता है और उस ब्लड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। तो ब्लड क्या क्या कैरी किया, ऑक्सीजन एंड फूड। ऑक्सीजन कहां से, लंग्स से, और फूड कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर कहा बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट आया। अच्छा, ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जांपल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। अब करा ब्लड और मसल्स क्या है, ये दोनों टिश्यू हैं। ब्लड और मसल दोनों टिश्यू हैं। ब्लड को हम लोग कहते हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। मसल तो मस्कुलर टिश्यू है। they perform, we can think of different types of animal tissue। अब कह रहा है क्या कि वो टिश्यू कौन सा काम करता है, किस तरह का काम करता है, इस आधार पर हम लोग एनिमल टिश्यू को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जैसे एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्व्स टिश्यू, है ना, कि वो टिश्यू कौन सा काम कर रहा है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इस आधार पर हम लोग टिश्यू को क्लासिफाई किए हैं वेरियस पार्ट्स में। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कौन सा टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा नर्व्स टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोले ना, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और मसल मस्कुलर टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है जबकि मसल क्या है, मस्कुलर टिश्यू है। अब यहां पर आपको क्या क्या पॉइंट, कितने सारे पॉइंट्स हैं इस, ये जो है आपके एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ, एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ, इसमें कितने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है समझने वाली बात। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। अच्छा, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसको थोड़ा सा हम और इलेबोरेट कर लेते हैं, इसके कुछ और हम पॉइंट्स बनाकर लिख देते हैं सो दैट आपको और समझने में सुविधा होगी, राइट। चलिए इसको हटाइए यहां से और व्हाइट बोर्ड ले आते हैं, राइट। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं। पहला पॉइंट क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, पहला पॉइंट क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to the cell oxygen is utilized to oxidize food to provide एनर्जी। ये जो कह रहा है ना, ट्रांसपोर्टेड द बॉडी सेल्स। अच्छा, उससे पहले, इसके पहले का पॉइंट था, सॉरी, इसके पहले का पॉइंट ये था, ये वाला पॉइंट कि लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन lungs absorb oxygen from inhalated air। तो पहला पॉइंट ये हो रहा है
कि लंग क्या करता है, इनहेलेटेड एयर से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है एंड द इनहेलेटेड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय लंग्स। अच्छा, आगे और क्या कह रहा है, ब्लड, आगे क्या कह रहा है पॉइंट्स, आगे पॉइंट्स क्या कह रहा है कि वेरियस substances inside the body is transported by the blood। बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस बॉडी के द्वारा, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अच्छा, आगे इसमें क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे क्या पॉइंट कह रहा है, ऑक्सीजन, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स, है ना, फूड एंड ऑक्सीजन is transported by the blood to all parts, है ना, क्या क्या, फूड और ऑक्सीजन। आगे क्या कह रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स from all body parts are transported to the liver, kidney and lungs for proper disposal। उनको डिस्पोजल के लिए, बाहर निकालने के लिए। ब्लड एंड मसल्स आर एग्जांपल ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। अब इसमें कह रहा है क्या, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, अगला पैराग्राफ में टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितने टाइप के बताए गए हैं, तो पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला है एनिमल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, सबके बारे में पढ़ेंगे अभी, एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, फिर हो गया मस्कुलर टिश्यू, एंड देन नर्व टिश्यू। ये मेन 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट कहता है कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। देखिए अब इससे इतने सारे पॉइंट्स बने, इससे इतने सारे पॉइंट्स बने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, हम लोग आगे की बात करेंगे। अब देखिए इसमें टिश्यू में आ रहा है ना, अलग अलग टाइप से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात कर रहा है। ब्लड है, ब्लड कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू है, कार्टिलेज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, नर्व टिश्यू है, मसलर टिश्यू है ना,
कनेक्टिव, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात हो रही है। देखिए आगे क्या कहता है, अब आ रहे हैं, अब हम लोग इसको समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, फिर देखता हूं। चलिए चलिए, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए और बढ़िया से समझ में आए, अच्छी तरह से पॉइंट्स को समझिए, क्योंकि छोटा दिखेगा ना तो आपको पढ़ने में भी समझने में भी दिक्कत होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो, प्रॉब्लम्स हो, आंखें खराब हो। देखिए क्या कहता है, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल आर एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एक तो कवरिंग टिश्यू है। कवरिंग टिश्यू क्या होता है, वह टिश्यू जो बॉडी को या किसी ऑर्गन को कवर करता है, ढक कर रखता है, दैट प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी एंड इंफेक्शन। तो वह टिश्यू जो बॉडी या किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को कवर कर रखता है, कवरिंग टिश्यू कहलाता है। और ये जो थोड़ा सा झुक के जाइएगा, ये जो कवरिंग टिश्यू है, ये जो कवरिंग टिश्यू है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। एपिथेलियम टिश्यू हमारे बॉडी के जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैं, अधिकांश ऑर्गन्स हैं उनको, और कैविटी, कैविटी मीन्स हमारे बॉडी में जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, ये वेरियस ये होते हैं, वेरियस सब्सटेंसेस, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट्स हो या कुछ देर के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करना हो, तो उनके लिए कुछ खाली जगह होता है, एम्प्टी स्पेस होता है हमारे बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं कैविटी। तो एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को और कैविटीज को। इट ऑल्सो फॉर्म बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, और ये अलग अलग बॉडी सिस्टम को सेपरेट करता है, अलग करता है। जैसे हमारे बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब देखिए हमारे बॉडी में यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर देखिए लंग्स भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, हार्ट भी है, स्टमक भी है, एसोफेगस भी है। तो सब कैसे सेपरेट होगा, उसको सेपरेट होना चाहिए ना। अब बॉडी का तो ऐसा डिजाइन होगा नहीं, बॉडी पर है ना कि उसी में है घुसड़ा हुआ। अगर हम बॉडी को 3 डायमेंशनल फिगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आगे तो लंग्स है ना, पीछे बाईं ओर हार्ट है, और यहां से बिल्कुल लंग्स के पीछे से बिल्कुल क्या आया है, एसोफेगस आया है, और यहां पर आपका स्टमक आ गया। तो ये उसको सेपरेट करने वाला। अब होगा क्या, अब देखिए मान लीजिए अगर ये पूरी तरह से सेपरेटेड नहीं हो तो ऑक्सीजन तो गैस है, ऑक्सीजन गैस है। अब वो ऑक्सीजन अगर वो एयर अगर लंग्स में चला जाए तो दिक्कत, सॉरी अगर हार्ट में चला जाए तो दिक्कत, अगर लीक कर गया तो दिक्कत है ना, क्योंकि उसका एक तो प्रॉपर चैनल बना हुआ है ना, आर्टा से आएगा, है ना। अच्छा इसी तरह से अगर ऑक्सीजन आपका स्टमक में चला जाए तो स्टमक में एसिडिक है, स्टमक का मीडियम एसिडिक है, तो वहां भी फूड का ऑक्सीडेशन वहीं स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन पूरी तरह से सेपरेट हो, ताकि कोई सब्सटेंस लीक ना करे, वहां से निकले ना, दो सब्सटेंस मिक्सअप ना हो। अब देखो ना, लंग्स को ही देखो ना, कितना बढ़िया चैनल बना हुआ है, कितना बढ़िया चैनल बना हुआ है कि आर्टरी से ऑक्सीजन रिच एयर जा रहा है, वेन से कार्बन रिच एयर जा रहा है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि आर्टरीज और वेन्स दोनों साथ साथ चलता है, ऐसा नहीं कि दोनों बहुत ज्यादा जगह है, लेकिन अब दोनों की बात है, दोनों में ऐसे टिश्यूज हैं जो आर्टरीज के ब्लड को वेन्स में नहीं आने देता है और वेन्स के ब्लड को आर्टरीज में नहीं आने देता है। आर्टरीज का ब्लड अलग फ्लो करता है, वेन्स का ब्लड अलग फ्लो करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इट इज ड्यू टू एपिथेलियम टिश्यू, इट इज ड्यू टू एपिथेलियम टिश्यू। वही लाइन कह रहा है कि ये डिफरेंट बॉडी सिस्टम के बीच बैरियर का काम करता है, रोके रखता है, उसको एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाने देता है।
राइट। अच्छा, द स्किन, द लीनिंग ऑफ द माउथ, लीनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, alveoli, kidney tubules are all made of alveoli tissue, of epithelium tissue। एपिथीलियम टिश्यू का क्या क्या बना है? तो सबसे पहले तो स्किन, जो सबसे ऊपर स्किन है, इट इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ एपिथीलियम टिश्यू। ये एपिथीलियम टिश्यू है जिसके कारण बाहर की चीज अंदर नहीं जाता है, अंदर का चीज बाहर नहीं आता है ना। लीनिंग ऑफ माउथ, मुंह के अंदर का जो टिश्यू बना हुआ, ये जो खाते हैं। लीनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स आर्टरीज और वेन्स का लीनिंग, अंदर का हिस्सा। लंग्स, एल्वोली, एल्वोली क्या होता है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स को देखेंगे ना तो उसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इसको एल्वोली। तो लंग्स का एल्वोली। किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन्स जिसे कहते हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं, कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंट मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेस। अब जो कहता है एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू में बहुत कम सीमेंटिंग मटेरियल होता है। सीमेंटिंग मटेरियल क्या होता है? अ मटेरियल, अ सब्सटेंस दैट जॉइंस टू सेल्स, दैट इज सीमेंटिंग मटेरियल। वही कहता है एपिथेलियम टिश्यू में बहुत ही कम सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेस। एपिथेलियम सेल के दो सेल के बीच, एपिथेलियम टिश्यू के दो सेल के बीच स्पेस नहीं होता है। between them obviously anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium tissue। important point है, कोई भी चीज बॉडी के अंदर गया या कोई भी चीज बॉडी से बाहर निकल रहा है, चाहे वो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलने की बात हो, ऑक्सीजनेटेड एयर निकलने की बात हो, सॉलिड वेस्ट निकलने की बात हो, स्वेट निकलने की बात हो, पसीना निकल रहा हो, फूड अंदर जाने की बात हो, ऑक्सीजनेटेड एयर अंदर जाने की बात हो, कुछ भी बॉडी में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो, वो डेफिनेटली एक एपिथेलियल बैरियर को पार करेगा। वो कम से कम एक एपिथेलियम लेयर को क्रॉस अवश्य करेगा। तो एपिथेलियल सेल क्या करता है? उसको सही डायरेक्शन में, सही जगह पर पहुंचने में हेल्प करता है। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब इसमें आ रहा है ना एपिथेलियल टिश्यू, देखिए ये क्या है? स्किन क्या कराता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। थायराइड सेक्रेशन प्रोवाइड कराता है। इंटेस्टिन एब्जॉर्प्शन, ये क्या है? एब्जॉर्प्शन होता है ना इंटेस्टिन में, एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। किडनी अगेन एब्जॉर्प्शन में है। लीवर सेक्रेशन, लंग प्रोटेक्शन एंड गैस एक्सचेंज। तो कई अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग फंक्शंस हैं। As a result, the permeability of cells of various epithelia play an important role in regulating exchange of material between the body and external environment and between different parts of the। अब कह रहा है क्या कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसकी परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब परमिशन, कौन सा सब्सटेंस कितना किस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझिए, कौन सा सब्सटेंस कितना किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब समझिए। ये थोड़ा दिल के, ये आपका लंग्स है। लंग्स में ये आया, इसमें ये एल्वोली है। अब यहां से इसके अंदर ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज है,
ये ब्लड कैपिलरीज है। अब कितना ऑक्सीजन आएगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, तो वो जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करेगा एपिथेलियम टिश्यू। परमिएबिलिटी, परमिशन देगा, परमिएबल, दो तरह का सब्सटेंस होता है, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल। परमिएबल मतलब अलाउ कर देना कि चलो ठीक है, जैसे जैसे आपका स्कूल का गेट सेमी परमिएबल है, हर कोई नहीं जा सकता। क्यों जाएंगे? टीचर जाएंगे, स्टूडेंट जाएंगे, गार्जियन आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, तो हो गया सेमी परमिएबल। परमिएबल होता है जैसे रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, परमिएबल है, कोई भी आ जा सकता है। हॉस्पिटल में तो कोई रोक टोक है नहीं ना कि चलिए ठीक है आइए जाइए, अब किस डॉक्टर के यहाँ जाइएगा वो तो बात की बात है, लेकिन वो परमिएबल। आपका घर इम्परमिएबल हो गया, भाई कोई नहीं आ जा सकता ना, घर के मेंबर ही आ सकते हैं, तो इम्परमिएबल। तो कह रहा है क्या कि इसकी जो परमिएबिलिटी है एपिथेलियम टिश्यू ही तय करेगा। और ये इसकी जो परमिएबिलिटी है, एपिथेलियम टिश्यू की परमिएबिलिटी क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को रेगुलेट करेगा। एंड अब कहा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, बाहर से ऑक्सीजन जो आ रहे हैं उसको, जो खाना खाए उसको, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट मीन्स स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के एल्वोली विलाई से, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई से ब्लड में कितना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा, या लंग्स के एल्वोली से ब्लड में कितना ऑक्सीजन जाएगा। समझिए, विलाई से ब्लड में कितना डाइजेस्टेड फूड जाएगा, किस रेट से जाएगा, या एल्वोली से ब्लड में कितना ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड से एल्वोली में कितना कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? एपिथेलियम का टिश्यू करेगा। ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो एपिथेलियम टिश्यू है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, टर्म देखिए, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा इंट्रा अंदर, इंट्रा अंदर सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर, इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर। तो कह रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट, फाइब्रस धागे जैसी रचना। तो कह रहा है क्या कि जो एपिथेलियम टिश्यू है वो अंडरलाइंग टिश्यू से एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से अलग रहता है। क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से अलग रहता है, मतलब सेल के बाहर की चीज, फाइबर की पतली पतली धागे नुमा रचना उससे अलग रहता है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी को जो कुछ भी अलग करता है फाइब्रस ही है ना। शर्ट पहन लिए, शर्ट किसी का बना हुआ, क्लोथ का, कपड़े का, कपड़ा किसी का बना हुआ, धागे का, फाइबर का ही है ना, फाइबर से ही बना हुआ। तो एटमॉस्फेयर से हर चीज फाइब्रस मटेरियल से अलग है। तो यहां भी कहा था एक जो फाइब्रस बेसमेंट होता है जो अलग करता है। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट बिटवीन देयर यूनिक फंक्शन। अब जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है ये अलग अलग टाइप का होता है, और ये जो यूनिक फंक्शन होता है ये इनकी फंक्शंस में वेरिएशन किसके कारण होता है? स्ट्रक्चर के कारण। तो वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू लीड्स टू वेरिएशन इन फंक्शन।
एपिथेलियम टिश्यू का जो जो स्ट्रक्चर में वेरिएशन है उनके कारण के फंक्शन में वेरिएशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स इन लीनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वोली where transportation of substance occur through selectively permeable surface, there is simple flat kind of epithelium। कह रहा है कि जहां पर सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी की बात होती है, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी है ना, जैसे देखिए लंग्स की हम लोग एल्वोली की बात करते हैं, लंग्स की एल्वोली की बात करते हैं, चलिए समझते हैं हम लोग लंग्स की, हम लोग एल्वोली की ही बात करते हैं। आपके लंग्स का एल्वोली है, चलिए हम लोग लंग्स की एल्वोली की बात करते हैं। लंग्स का एल्वोली देखिए, ये आपका टिपिकल हम एक एल्वोली ले लिए, ये जुड़ा हुआ है लंग्स से, अच्छा, और इसके ऊपर ये है ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, ये कैपिलरी कितना होता है, 1 हेमोग्लोबिन थिक, बहुत ही पतला होता है। अब यहां से ये एक हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल है। अब कह रहा है क्या कि इसमें क्या है, इनहेलेटेड एयर है, दोनों इनहेलेटेड एयर भी है और एक्सेलेटेड एयर भी है। तो इसमें जो एयर है तो सबसे पहले इस तरफ जाना है किसको, ऑक्सीजन को, और इसी हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड को भी आना है। इसमें कंसंट्रेशन रोल प्ले करेगा, कंसंट्रेशन रोल प्ले करेगा। तो कह रहा है कि देखिए ऑक्सीजन को आना है किस तरफ, ब्लड की तरफ, कैपिलरी की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड को उससे निकल के कहां आना है, लंग्स की तरफ। तो यहां पर सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होता है। अब देखिए जो हम इनहेल किए, अब उसमें यही दो गैस तो है नहीं अगर हमारे इनहेलेटेड एयर में केवल ऑक्सीजन होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम एयर लिए उसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, आर्गन भी है, सल्फर भी है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, डस्ट पार्टिकल भी है, वाटर वेपर भी है, लेकिन उन सबको तो नहीं लेना ना। बोली क्या ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड में, तो उसको केवल ऑक्सीजन मिलाना है, केवल ऑक्सीजन मिलाना है, और वहां से कार्बन। ब्लड में भी बहुत वेरियस सब्सटेंसेस है, ब्लड में शुगर भी है, ब्लड में अमोनिया भी है, ब्लड में यूरिया भी है, ब्लड में यूरिक एसिड भी है, ब्लड में अलग अलग हार्मोन्स भी हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस है, लेकिन उन सबको तो नहीं निकालना ना। एल्वोली को क्या निकालना है, ब्लड से क्या लेना है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, देना क्या है, केवल ऑक्सीजन देना है। तो ये किस कैरेक्टर के कारण पॉसिबल है, ऐसा क्यों पॉसिबल है, बताओ, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों पॉसिबल है कि एयर में इतनी सारी गैसेस हैं, सारे गैस को छोड़ दो, केवल ऑक्सीजन को ले लो। अब जो ब्लड आया उसमें भी सारी गैसेस, उसमें भी ऑक्सीजन है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें भी अमोनिया है, उसमें हार्मोन्स हैं, उसमें डाइजेस्टेड फूड है, और उसमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, ब्लड को कैसे पता। तो वो है, इट इज ड्यू टू, इसी कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्ट करना कि भैया जो लंग्स में है, लंग्स में जैसे आपके स्कूल में क्लासरूम है तो टीचर्स कहते हैं ना, भाई 6 क्लास का बच्चा उस रूम में जाओ, 5 क्लास का बच्चा उस रूम में जाओ, 8 क्लास का बच्चा उस रूम में जाओ, 9th क्लास का बच्चा उस रूम में जाइए। क्या है, दिस इज नोन एज सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। यार यही तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, तय करना कि स्पेसिफिक कैरेक्टर वाले सब्सटेंस को स्पेसिफिक प्लेस पे भेजना। 9th क्लास के बच्चे को 9th क्लास में भेजना, 9th ए के बच्चे को 9th ए में भेजना, 10th बी के बच्चे को 10th बी में जाना। अब तो ऐसा नहीं ना करेंगे कि हाँ भाई जाओ, 8 का बच्चा भी 9th में चला गया, 7 का बच्चा भी 9 में गया, 6 का भी बच्चा 9 में गया, 9 का बच्चा तो 9 में है, 10 का बच्चा 9 में आएगा, तो पढ़ाई थोड़ी हो पाएगी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी भी जरूरी है ना इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सिलेक्टिव परमिएबिलिटी यूनिक फंक्शन है, क्या है,
सिलेक्टिव परमिएबल सरफेस बनाता है। कौन बनाता है? एपिथेलियम टिश्यू बनाता है। तो वही कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू सेमी परमिएबिलिटी बनाता है, जिसके कारण हम लोग स्पेसिफिक कैरेक्टर के सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में स्पेसिफिक लोकेशन पे जा सकता है। दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अब कह रहा है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी स्क्वेमस टिश्यू में स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रोवाइड कराता है। अब ये ध्यान रखिएगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू परमिएबिलिटी में रोल प्ले करता है। परमिएबिलिटी का मतलब कौन सा सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी में कहां से कहां तक जाएगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। याद है? समझ में आया बात? कौन सा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वेमस मींस स्केल ऑफ स्किन। Simple squamous epithelium cells are extremely thin and flat, form delicate lining। जो simple squamous epithelium tissue है पतला होता है, extremely thin and flat, पतला होता है और सपाट होता है, कपड़े से मतलब बहुत बारीक। Esophagus and lining of mouth are also covered with squamous epithelium tissue। अब स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग याद रखें। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, इसके बारे में पहला पॉइंट क्या है? ये इट इज फ्लैट, एक्सट्रीमली थीन एंड फ्लैट, बहुत पतला और एक्सट्रीमली थीन एंड फ्लैट। आज क्या हो रहा है इसको? थीन एंड फ्लैट। अच्छा, हेल्प्स इन नहीं सॉरी, और क्या है? एक बार फिर से चलिए, ये क्या है? एक्सट्रीमली थीन एक्सट्रीमली चलिए इसको समझ लिया, बाद में लिखा दें। ये क्या है? एक्सट्रीमली थीन एंड फ्लैट, and form delicate lining. Esophagus and lining of the mouth are also covered with squamous epithelium. Skin which protect the body is also made up of squamous epithelium tissue. Skin is epithelial cell and arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layer, so the epithelium is called stratified squamous epithelium tissue. ठीक है? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास समझेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से समझेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, आपको और इंटरेस्टिंग ढंग से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा।